नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हमने एक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इससे पहले हमने एक चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर एक लास्ट टॉपिक था, उससे रिलेटेड एक स्टूडेंट्स की डाउट था। मैं पहले उस डाउट को आपको क्लियर कर देता हूँ, और मोस्टली मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि वो आपका भी किसी न किसी का डाउट हो, तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। वो था अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, कैसे था, क्या था, डाउट क्या था, ये बता देता हूँ मैं आपको, जो मेरे से पूछा गया था। और हो सकता है कि आपका भी डाउट हो। मान लीजिए आपके पास कोई दो चार्जेस हैं, और डाइपोल की कंडीशन होती है कि एक नेगेटिव है तो दूसरा कौन सा होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा और नेचर क्या होगा, दोनों का अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इसका इस सेंटर पॉइंट O था, इस सेंटर पॉइंट O से यहाँ पर कोई जो चार्ज कोई पॉइंट P है सिचुएटेड है, वहां पे अपने क्या कैलकुलेट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, और यहां से अगर हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज से, तो ये हो जाएगी, इसको हमने पाइथागोरस से कैलकुलेट किया था r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या थी अपनी a, और ये भी क्या है अपनी a। ठीक है, और इसके लिए हम बात करें तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस थी सिमिलरली हो जाएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये जो दोनों अगर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें तो ट्वाइस है, और यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। आप सब जानते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो क्या है उसको समझो ध्यान से, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर ड्यू टू दिस चार्ज नेगेटिव है, इनसाइड होगी, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ये होगी हमने, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। हमने इसको वहां पे E1 बोला था, यहाँ पे E2 बोला था। आप चाहो तो E1 इसको बोल सकते हो, E2 इसको बोल सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। वो तो हमने अज्यूम किया था कि यहाँ पे E1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, E2 होता है। अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो इन दोनों का जो इस कंप्लीटली जो यहाँ पे एंगल थीटा है, तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, और इस लाइन को बोल देता हूं मैं रिजल्टेंट, किसका, E1 का और E2 का रिजल्टेंट होता है। किस किस का रिजल्टेंट होता है, E1 और E2 का रिजल्टेंट होता है। आप कहते हो कि सर ये रिजल्टेंट क्यों है भाई, दो डायरेक्शन है, अलग अलग है, हम ऐड नहीं कर सकते। हमें उनको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, या उसका रिजल्ट निकालने के लिए उन दोनों लाइंस को किसी एक लाइंस पर लाना होगा। ये हमारी कंडीशंस होती है। अब उन्हीं कंडीशंस की हम बात करें, तो यहाँ पर अगर E1 है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे इस एंगल की बिहाफ हम बात करें तो जो ट्राइंगल रूल्स है उनके बिहाफ से हम कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। अगर ये E1 है तो इसका जो ये फैक्टर बनेगा, ये बनेगा E1 cos थीटा। ये फैक्टर है, इसका फैक्टर E1 cos थीटा, इसका भी फैक्टर। क्योंकि फैक्टर हमें क्यों निकालने पड़ रहे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि रिजल्टेंट निकालने के लिए कि किसी एक वे को या किसी एक पाथ को हमें यहाँ पे चूज करना होगा। ठीक है, उसी पाथ को चूज करने के लिए एंगल हमारे पास थीटा है, तो अगर E2 के बिहाफ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। अब कहते हो कि सर इसकी जो डायरेक्शन है वो हमने वहां पे कंडीशन लिखी थी, और वो लिखा था E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और यहाँ पे माइनस मैंने P वेक्टर लगाया था। बहुत सारे बच्चों के स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर ये माइनस P वेक्टर क्यों लगाया आपने। देखो, P रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डायरेक्शन, P हमने इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P वेक्टर से, P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब P कैप, इसका मतलब इसकी ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, यहाँ पे वेक्टर लग गया। अब सर ये माइनस, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जो डाइपोल होता है उसमें जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ये आपको याद रखना है। डाइपोल के अंदर अगर हमसे पूछा जाता है कि डायरेक्शन क्या है इंटेंसिटी की, तो आपको याद रखना है माइनस से लेके कहां तक होती है, पॉजिटिव की तरफ होती है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो अब ये देखो, मुझे जो अपना रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन इसके क्या है, अपोजिट है। अगर इधर होती तो क्या होती है, यहाँ पे पॉजिटिव, उसके अपोजिट है तो क्या होगी, नेगेटिव। इसलिए यहाँ पे जो ये डायरेक्शन है आपकी वो क्या आती है, नेगेटिव आती है। दूसरा क्वेश्चन की सर ये क्यों आया, क्योंकि हमें पता है कि ये एक अलग है, ये अलग है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें ये करना होगा, हमने वही किया। सर आपने कहा कि यहाँ पे सर आपने लिखा कि E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू E2 वेक्टर, दोनों को मोड में रखा, एक माइनस था एक प्लस था सर, लेकिन आपने दोनों को इक्वल क्यों कर दिया भाई। मैंने इक्वल इसलिए कर दिया क्योंकि
यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो समझो आप, क्योंकि इन दोनों का जो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा, इन दोनों की डायरेक्शन इस पर आ चुकी है। जब इन दोनों की डायरेक्शन इस पे आ गई तो इस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हमने ये रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पे इस नेगेटिव का जो मीनिंग है वो खत्म हो चुका है, इसलिए इन दोनों को क्या लिया है हमने, मोड लिया। मोड में दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है, तो हम यहाँ से उसको उसके बिहाफ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आप लोगों का डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर और भी कोई डाउट हो सकता है तो आप मुझे बता सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। जो हमारा नया टॉपिक है उसके लिए हम बात करें तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, तो आप लिखें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। अब कह रहे हो कि सर इसके लिए हम बात करें स्फीयर के लिए, तो यहाँ पे जो ये टॉपिक है अपना ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। हम यहाँ पे बात करें तो ये जो चार्ज है इसमें कंडीशन और यहाँ पे कर देना यूनिफॉर्मली। ये जो चार्ज है किस तरीके से फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्मली। अब बात करते हैं कि सर इससे क्या होता है। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 8 का, वो टॉपिक अपना ये था कि हमारे पास कोई शेल है, शेल थी, इस शेल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था इस तरीके से, इसी तरीके से था। तो हम यहां से एक चीज को क्लियर कर सकते हैं कि सेल से हमने यहाँ पे तीन चीजें क्लियर की थी, आउटसाइड पॉइंट, ऑन द सरफेस और इनसाइड। आउटसाइड किया था तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे ई वेक्टर और डीएस वेक्टर की डायरेक्शन को एक ही रखा था, आप सब जानते हो। तो यहाँ पे हमने इस डिस्टेंस को यहाँ पे क्या लिया था, स्मॉल आर, और इसको लिया था हमने कैपिटल आर। तो हमने इस तरीके से किसका निकाला था, आउटसाइड का। ऑन द सरफेस की हमने बात की थी, तो यहाँ पे सरफेस हो गई, तो सेकंड टाइम में पॉइंट पी को यहाँ ले आएंगे, और इनसाइड की बीच करते तो इनसाइड हम कहीं भी ला सकते हैं। अब कहते हो कि सर इनसाइड का तो हमने वहां पे किया था जीरो, कि इनसाइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो जीरो होती है, और जो आउटसाइड के लिए निकाला था हमने वहां पे क्लियर कर दिया था कि इस तरीके से हमने कैसे निकालते हैं। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ फटाफट। फाई इक्वल्स टू होता है ईडीएस cos थीटा, मैंने जीरो कर दिया क्योंकि यहाँ दोनों की डायरेक्शन सेम, सिंपल बोल रहा हूँ। अब फाई इक्वल्स टू क्यू बोल दिया मैंने एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि गाउस के लॉ से। अगर हम बात करें तो गाउस के लॉ से क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट कर दिया और यहाँ पे ईडीएस कर दिया है। ठीक है, अब हम आगे बात करें यहाँ के अलावा, तो यहाँ पे आगे हम बात करें तो हमने सिंपल सा तरीका अपनाया था कि सर जो ये डीएस है इसके लिए हम होल सरफेस के लिए बात करेंगे। अगर होल सरफेस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन लगाया था, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आ गया था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, ये हो गया था अपना ईएस, और एस की वैल्यू रख दी थी हमने यहाँ पे 4 पाए। अब एस जो है यहाँ पर है, ध्यान रखना यहाँ पे जो एस है ये गाउसियन सरफेस यहाँ बनी हुई है, तो ये आर वाला यूज होगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर यूज किया था ना भाई। तो यहाँ पे अब क्यू, अब हमने यहाँ पे क्यू की वैल्यू रखी थी, वो रखी थी सिग्मा एस, रखी थी नहीं रखी थी। अगर यहाँ से हम आपको सर आपने एस से एस क्यों नहीं काटा, भाई उसमें चक्कर है, एस से यहाँ पे क्या है, ये तो स्मॉल आर है और उसी कैपिटल आर है, इसलिए हम इसको कट नहीं करेंगे, इसकी वैल्यूज रखेंगे तो वहां से आंसर निकलेंगे। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रखो और क्यू की, क्यू यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा एस। क्यों होता है भाई, सिग्मा एस होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पढ़ा है ना अपने सिग्मा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यही फॉर्मूला होता है, पढ़ लेना, प्रीवियस वीडियोस में देख लेना। तो यहाँ पे हमने इस वैल्यूज को पुट किया था यहाँ पे, तो पुट करो सिग्मा एस। अब इस एस की वैल्यू जो होती है वो होती है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। भाई मैंने आपको पहले बता दिया है क्यों, यहाँ ये सिग्मा की वैल्यू जो है वो सर ये क्यों होती है, मैंने रीजन बता दिया था, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि भाई क्यों होती है, पसीना आ गया था, इस पूछने चला गया था, कुछ गलत मत सोचना। क्यों होती है, क्योंकि सिग्मा एस, एस यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, एस है यहाँ पे इस सरफेस की बात कर रहे हैं, और इस वाले इसकी बात कर रहे हैं तो हम इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। इस वाले सरफेस का मतलब है हम गाउसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो 4 पाई स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यूज रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q इक्वल्स टू सिग्मा एस, और सिग्मा एस के हमने वैल्यूज रख दी यहाँ पे, तो सिग्मा को रहने तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन वैल्यूज को पुट करो भाई यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी सिग्मा 4 पाई, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, ई की वैल्यू आ गई थी यहाँ पे भाई, एस की वैल्यू रखी थी हमने 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से भाई 4 पाई कैंसिल हो गया। अब सिंपल हमें ई की वैल्यू निकालनी है, आर स्क्वायर को नीचे लेके आ जाओ,
तो यहाँ से हमने ई की वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो यही तो होती है भाई, इफ आर स्क्वायर नहीं चला जाएगा तो सिग्मा यहाँ क्या बचता है कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या बचता है एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या बचता है स्मॉल आर स्क्वायर। यही था क्या भाई, ये तो था इस पॉइंट पर। मैं इस आप कह रहे हो कि सर आप इसको तो प्रीवियस वीडियोस में ही जो बता चुके हो आप उसको दोबारा बता रहे हो। भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारी ये वाली एप्लीकेशन है ये यही है, क्यों है मैं लिखवा दूंगा वहां पे, बता दूंगा वो यही एप्लीकेशन क्यों, इसलिए मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आएंगे मुझे पता है, मैंने इसलिए उस डाउट्स को ऑलरेडी पहले आपको क्लियर कर दिया। जब आप इस वीडियोस को देखोगे तो आपको ये चीजें पूरी पता चल जाएंगी, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में अब हम बात कर रहे थे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर तो स्मॉल आर की जगह क्या रख दो कैपिटल आर रख दो। तो यहाँ पर जो हमारा ये कंडीशन है एप्सिलॉन ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर, अब ये वेक्टर लगा दिया ना भाई तो यहाँ पर आर कैप जरूर लगा देना, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये आर जो डायरेक्शन शो कर रहा है आर कैप लगा देना। अगर नहीं लगाओ तो वेक्टर नहीं लगाओ तो मत लगाना, चाहे मैं इसको हटा दिया तो मैंने इस वेक्टर को हटाना पड़ेगा। ई इक्वल्स टू क्या आ गया था यहाँ पे सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मैंने इसी वैल्यूज को यहाँ पे वैल्यूज पुट करी। तो भाई मेरे इस वेक्टर को मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा, अगर चाहो तो मैं बाद में लगा दूंगा। तो सिग्मा आर स्क्वायर को वैसे के वैसे रहने दो और यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो क्या हो जाए कैपिटल आर, तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर, तो भाई इससे गया ये कैंसिल, तो ई इक्वल्स हो गया यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आया था अपना। अगर यहाँ पे वेक्टर लगाओगे तो यहाँ लगा देना आर कैप। आर कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये सब आप अब जान चुके हो, ठीक है। अब जो हमारी एप्लीकेशन है वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सरफेस क्या होता है भाई, ये अपना स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब इधर इस तरीके से चार्ज है। अब बात मेरी ध्यान सुनना, यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा नहीं है, अभी इसमें बदलाव होंगे। कैसे होंगे, चेंजेस आएंगे, कैसे चेंजेस आएंगे मैं आपको बता दूं। जैसे ही ये अभी एक नॉन कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज यही रुका रहेगा। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है जहां चार्ज की कंडक्टिविटी नहीं होती, इसका मतलब चार्ज वहां से मूव नहीं करता। और जो ये कंडक्टिंग होता है यहाँ पे चार्ज मूव कर जाता है। अभी जैसे ही कंडक्टिंग हुआ तो चार्ज सारा कहाँ चला जाएगा, इस सरफेस पे चला जाएगा। कौन सा वाला चार्ज, ये वाला चार्ज। अंदर वाला चार्ज कहाँ चला गया, बाहर चला गया। इसका मतलब सारा के सारा किस पे आ जाएगा, आउटसाइड सरफेस पर आ जाएगा। और आउटसाइड सरफेस होते ही जो हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन थी वहां पे क्या था, आउटसाइड, इसमें भी क्या है आउटसाइड। इसका मतलब एप्लीकेशन नंबर 3 और अगर ये एप्लीकेशन नंबर 4 है, ध्यान दे लेना भाई 4 3 का देख लेना आप कौन सी एप्लीकेशन है। जो एप्लीकेशन नंबर 4 है अगर ये 3rd थी तो वो किसकी जैसी हो गई, 3rd जैसी हो गई। इसमें कोई फर्क है क्या, इसमें भी आउटसाइड पॉइंट निकालेंगे, फिर ऑन द सरफेस, फिर इनसाइड। आउटसाइड भी वही रहेगा, इनसाइड भी ऑन द सरफेस वही रहेगा जो इसमें था, और इनसाइड भी वही रहेगा जो इसके अंदर था, ठीक है। तो यहां से आपको लिखना है, इसके अंदर ये डायग्राम बना लेना और नीचे लिख देना इट्स एप्लीकेशन सिमिलर टू एप्लीकेशन नंबर 3। सॉरी मैं आपको बता दूं ये एप्लीकेशन नंबर 5 थी भाई, बता दूं मैं एप्लीकेशन नंबर 5 थी, मैंने देख लिया है। एक बच्चे ने तो बोला था कि सर आप बहुत इधर उधर देखते हो। भाई देखना पड़ता है क्योंकि ये 1 2 3 मुझे याद नहीं रहता। अगर ये 1 2 3 में इतना याद रख पाता तो शायद मैं आपको ये पढ़ा नहीं रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन नंबर कौन सी, 5वीं, और ये कौन सी थी, 4th एप्लीकेशन थी। तो यहाँ पे लिख देना इट्स एप्लीकेशन सिमिलर टू एप्लीकेशन नंबर 4, सिमिलर टू एप्लीकेशन नंबर 4, ठीक है। नीचे लिख देना बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन नंबर 5, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन नंबर 5 सिमिलर टू एप्लीकेशन नंबर 4 ड्यू टू whole charge distributed on surface on the conducting spherical surface। क्लियर, स्फीयर सरफेस है कि स्फीयर लिख देना, कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर, सो देयर इज outside comma on the surface comma inside point electric field intensity
will be same as will be same as application number 4. क्लियर, फुल स्टॉप. नीचे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत मजेदार टॉपिक है गाइस, ध्यान से देखना और बहुत अच्छे तरीके से समझना. अगर ये चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं तो यहाँ पे मेरा पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है. यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पूरी मन के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ टाइम पढ़ लेते हैं और फिर वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस देख लेते हैं आके, है ना. लेकिन जैसे भी हो आप सब अच्छे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसा जो कोई पढ़ना चाहता है वैसे पढ़े. लेकिन मेरी सिर्फ एक यहाँ पे छोटी सी सलाह है आपको कि जब आप इन वीडियोस को देखना स्टार्ट करें तो उनको कंप्लीट देखें, लास्ट में उसको बीच में छोड़ के नहीं जाए. मैं समझता हूँ कि बहुत सारी वीडियोज हैं, 40 से ऊपर शायद ही कोई वीडियो होगी, वरना सारे 40 मिनट्स के अंडर है. और इतना मैं समझता हूँ कि हर किसी में पैसेंस होता है कि उसको 30 से 40 मिनट हर कोई उस वीडियो के सामने या टीवी के सामने या मोबाइल फोन के सामने टिक सकता है. तो मैं समझता हूँ 40 मिनट अगर आपके एक दिन में सिर्फ आप एक वीडियो लेक्चर देखते हो तो मैं समझ सकता हूँ कि 5 वीडियो लेक्चर में आपका एक चैप्टर स्टार्ट पूरा हुआ था, और दूसरा चैप्टर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके 5 में ही पूरा हो जाए. तो अगर आपने 10 दिन दिए इसका मतलब आपके 2 चैप्टर पूरे हो गए. न्यूमेरिकल्स की बात है, आंसर क्वेश्चंस की बात है, उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा. मैंने पहले कहा था वो वीडियोस आपको तब मिलेंगे जब आपकी रिवीजन कम से कम 4 से 5 बार हो चुका होगा, क्योंकि तब आप जब उन क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट वहां पे पुट करूंगा, उन वैल्यूज को वहां पे रखूंगा, उन फॉर्मूलेज को हम अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मूले आपके जहन में होंगे, आपको याद होंगे, तो आप तुरंत समझ जाओगे सर यह वहां से आ गया इसलिए इसको ऐसे हमने कर दिया है. ठीक है. सिमिलरली आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और वो पेशेंस ये है कि आपको अपना टाइम देना होगा, और आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोटोज मिले हैं, वीडियोस मिले हैं, मैंने उनको कुछ पोस्ट भी किए हैं, कुछ और आने वाले समय में मैं पोस्ट करता रहूंगा. जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं पोस्ट करता रहूंगा. और अगर कोई वीडियो किसी दिन किसी वजह से डिले होती है तो आपको पेशेंस रखना है. जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता रहेगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा, जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ स्किल कम्युनिकेशन बनाते रहेंगे, तब आप डाउट्स पूछोगे तो हम यहाँ पे डाउट क्लियर करते रहेंगे. तो हमारी ये एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. तो इस एप्लीकेशन को ध्यान से देखना, लास्ट एप्लीकेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. क्यों, उसके पीछे मैं रीजन बता दूंगा. यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग. अभी से पढ़ रहे थे हम कंडक्टिंग, अब ये है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. क्लियर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. अगर किसी को नहीं भी दिख रहा हो तो आप मेरी वॉइस को सुन लिया करो, वहां से आपको पता चल जाएगा. बहुत इजी है. सबसे पहले हम पॉइंट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, या सिमिलरली हम ए पॉइंट की बात करते हैं. व्हेन पॉइंट पी सिचुएटेड, व्हेन पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर. सबसे पहले आउटसाइड द स्फीयर, इसका मतलब जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन है किससे, कैपिटल आर. ठीक है. डायग्राम नॉन कंडक्टिंग है, ध्यान रखना, चार्ज सरफेस पर नहीं जाएगा, पूरे होल स्फीयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. इसका मतलब इसके अंदर जो पार्ट होगा उसी में सारा के सारा सिचुएटेड होगा, इधर उधर नहीं जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर. यहाँ कोई पॉइंट पी सिचुएटेड है, ध्यान रखना. तो इस पॉइंट पी सिचुएटेड है तो यहाँ पर इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, स्मॉल आर हो गई, लास्ट की तरह. यहाँ पे ये इसको आप चाहो तो अलग से एक लाइन बना सकते हो, ताकि क्या है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. यहाँ स्मॉल आर आ गई, ये पॉइंट पी हो गया आपका सबसे पहले. अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन भी यही है और डीएस की डायरेक्शन भी यही है, ध्यान रखना. सबसे पहले हम सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. आपको कुछ ही नहीं करना, इसमें पॉइंट आउटसाइड है तो होल सरफेस चलेगा. सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, आप अप्लाई कर देना उसमें और लिख देना उसमें कि इसके बारे में जो लिखवाऊंगा मैं वो लिखवा दूंगा नोट्स में. ठीक है. अभी सबसे सिंपल अपने को मैं फाई इक्वल्स टू ईडीएस, अभी तक हम यही करते आए हैं, ईडीएस. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में क्लोज सरफेस के लिए बात करें तो क्लोज आ गया,
अब यहाँ पे फाई इक्वल्स टू, इसको थोड़ा और ओपन करें तो हो जाता है भाई ई डी एस कॉस थीटा, और ओपन करें तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, बिकॉज जो ये दोनों है एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई इक्वल्स टू ई डी एस। हो गया ना भाई, ई निकालना है अपने को, डी एस निकालना है। अब यहाँ पे सरफेस एस है टोटल, पूरा हॉल उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये यहाँ पे जो कंडीशन है, अब इसकी जो गाउसियन सरफेस है वो ये है, ये गाउसियन सरफेस है। यहाँ पे तो लगेगा वॉल्यूम, लेकिन यहाँ लगेगा सरफेस, तो वो हो गया अपना ईडीएस हो गया। हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करो, अप्लाई गाउस लो, यही तो करते हैं भाई अप्लाई, यही तो स्टेप्स हम हर बार यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बात करें तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो ई है और ये क्या हो जाएगा ds, ठीक है। तो यहाँ पे ds जो es है, जो ds है वो किस में बदल जाएगा, यहाँ पे हम इसको बदलने की कोशिश करें तो हम सिंप्लीफाई देख सकते हैं इसको कि ये किसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे। इसका जो चेंजेस है वो सिंपल सा 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब s निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई, ds का s हो जाएगा, और यहाँ पे s इक्वल्स टू क्या है, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, s लिखने के बजाय हम सिंपल एक स्टेप्स और कम कर देंगे, यहाँ पे s ds इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। गाउसियन सरफेस है भाई, इस गाउसियन सरफेस की बात कर रहे हैं 4 पाई स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर। ई निकालना है अपने को अभी, तो क्यू को पुट करना है, और क्यू की वैल्यू यहाँ पे अगर रखें हम तो क्या हो जाएगा, नहीं भाई क्योंकि यहाँ पे रो इंटू वी हो जाएगा। क्यों सर रो इंटू वी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज सरफेस है, और वॉल्यूम सरफेस को हमने रो से रिप्रेजेंट किया था, वहां पे क्यू इंटू वी। अब वी निकाले, आप यहाँ पे इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना भाई, 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है, ये अब हम सब जानते हैं। अब सिंपल सा है, बस इसको हमें वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, और ई निकालना है। तो ई निकालने के लिए हमने सबसे पहले तो इसको यहाँ ले गए, तो बस अपना क्यू की वैल्यू रखो, रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो गई क्यू की वैल्यू यहाँ पे। अब रो थोड़ा नीचे चला गया भाई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ई के साथ ये था, ये भी नीचे आ गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया भाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और जो बचता है वो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या बचेगा ई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचता है, रो 1/3 नीचे चला जाएगा, रो बाय 3, और यहाँ कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, और एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट अपन यहाँ लगा दें, और ये अपना क्या हो गया ई हो गया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसी के बिहाफ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, मैं यहाँ पे लिख दूं इसको, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, और यहाँ पे किस में कैप लगेगा आर कैप, बिकॉज क्योंकि जो डायरेक्शन है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस आर के बिहाफ पे हम यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं अबव इक्वेशन इज द रिप्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाने के बाद आप लिखिएगा, वी टेक ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर which is uniformly charged non-conducting surface, and there is whole charge distribute uniformly, whole charge distribute uniformly, क्लियर। नीचे फुल स्टॉप लगा के एक पॉइंट लिखेगा, और उसमें लिखेगा व्हेन पॉइंट पी और लगा दीजिएगा यहाँ पे, व्हेन पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर, और ये कंडीशन लिख दीजिएगा स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, देन वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डैश लगा देना, और फिर यहाँ स्टार्ट करना, ठीक है। यहाँ तक लिखना है आपको, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और फिर यहाँ लिख के लास्ट में लिख देना अबव इक्वेशन इज रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर
P विच इज आउटसाइड द स्फीयर, फुल स्टॉप। अब अपने को यहां से B पॉइंट लेके आना है, और जो आपका B पॉइंट है उसको ध्यान से देखना कि B पॉइंट पे अपन अब यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंटली B पॉइंट पे करना है वो है अपना जो स्मॉल, यहाँ पे इस पॉइंट को लिखेंगे व्हेन पॉइंट P, व्हेन पॉइंट P ऑन द सरफेस, ऑन द लिखो मत, कोई बात नहीं, ऑन सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। और यहां पे ये ध्यान रखना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अब यहां पे स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। और इसी इक्वेशन के अंदर हम वापस पुट कर देंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में तो इसमें पुट कर देना, और विदाउट वेक्टर में इसमें पुट कर देना। तो क्या हो जाएगा, रो नाउ EFI E इक्वल्स टू रो कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से कैंसिल, 1 बचा, तो यहां से क्या हो जाएगा, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो E वेक्टर इक्वल्स टू रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे किस में डायरेक्शन आएगी, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये नॉन वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये यहाँ पे नॉन वेक्टर फॉर्म हो गया। अब अपना आता है थर्ड, और जो थर्ड पॉइंट है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें हमें समझनी है। तो आपने ये सब लिख लीजिएगा, और इसको अगर टाइम है तो वीडियो पुश करके आप आराम से कॉपी कर लेना, ठीक है। बी पॉइंट में कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिखना है। अब रखना है सी पॉइंट, ठीक है। सी पॉइंट आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जब किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम के लिए बात करते हैं तो वहां पर आउटसाइड तो अपने पढ़ लिया है, ऑन द सरफेस पढ़ लिया, इनसाइड पढ़ रहे हैं, इनसाइड पढ़ रहे हैं तो वहां पे जो चार्ज होगा वो चेंज होगा। अगर हम होल सरफेस के लिए बात करें तो चार्ज होगा Q, और हम होल सरफेस को बात नहीं कर कुछ अंदर जो पार्ट है उसके लिए बात करें तो वहां पे Q के बजाय क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा है, शानदार है। मान लीजिए आपके पास ये पूरा स्फीयर है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस पूरे चार्ज जो स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम इसके लिए बात करें तो यहाँ पर अब सरफेस का हो गया आउटसाइड। अब इनसाइड है, मान लीजिए कोई पॉइंट P यहाँ पर है या पॉइंट P यहाँ पर है, एक ही बात है। अब इसके लिए हमने यहाँ पे गाउसियन सरफेस को अज्यूम कर लिया, ये गाउसियन सरफेस। अब इस होल चार्ज तो यहाँ पे क्या था, Q, और होल चार्ज की जो यहाँ पे रेडियस थी वो क्या थी, कैपिटल R, और इस छोटे से चार्ज की जो यहाँ पे कैपिटल है वो स्मॉल r है। इसका मतलब पॉइंट P हमने यहाँ माना हुआ है तो यहाँ ले लो, इसको यहाँ से हटा दो, ये क्या है स्मॉल r और ये क्या है कैपिटल R, ठीक है। अगर अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन तो आपको ये इजीली दिख भी जाएगा, ये तो क्या है कैपिटल R और ये क्या है यहाँ पे स्मॉल r है, ठीक है। अब यहाँ पे ये Q है तो इसके लिए जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q डैश। यही इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि सर Q क्या होगा, Q डैश क्या होगा, बस एक छोटी सी बात है, ध्यान रखना। हमने Q के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम है तो ठीक है, और हमने Q डैश के लिए भी बात किया हुआ है, Q तो होगा 4 कैपिटल R रेडियस, भाई कैपिटल R रेडियस के लिए तो ये हो जाएगा, और 4 स्मॉल r रेडियस। मैं लिखवा दूंगा, अभी आप देखना ही ध्यान से, लिखना मत। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे V था तो सिग्मा सॉरी रो V डैश, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज रखो, रो को रोक लेना, V क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, दोनों का रेशियो आ गया। अब यहाँ से अगर मैं Q डैश निकालना चाहूँ, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे देना, इसको सेकंड दे देना। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब हम फर्स्ट एंड सेकंड से बात करें यहाँ पे तो बहुत इजी हमारे लिए, देखो क्या हो जाएगा Q डैश अपॉन Q इज इक्वल्स टू, Q डैश के लिए रखो रो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, इसके लिए रखो रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यही होता है ना भाई, रो से रो कैंसल, 4/3 से 4 पाई से कैंसल, तो यहां से अपना जो आता है वो आता है Q डैश अपॉन Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब अपॉन सॉरी स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। और यहाँ से Q डैश निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, क्या हो जाता है अपना स्मॉल q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब।
ये अपना क्यू डैश आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बस अब इजी है, अब तो लिखना नाउ वी नो दैट, अब इजी है, अब कुछ ही नहीं है इसमें। नाउ वी नो दैट फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ds। दोनों में वेक्टर लगा दो, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर ई की डायरेक्शन भी यही है और ds की डायरेक्शन भी यही है। हॉल के लिए बात करेंगे तो हम क्रॉस सरफेस बात करेंगे। फाई इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपल कर दो ई ds cos 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ई और ये हो जाएगा ds और यहाँ s लग जाएगा। ठीक है, अब सिंपल है। अब यहाँ पे हम अप्लाई गाउसियन, अप्लाई कौन सा, गाउस लॉ। अब हम गाउस लॉ को अप्लाई करते हैं। अगर हम गाउस लॉ को अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है उसको आप अप्लाई कर सकते हो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे हमारा जो गाउसियन सरफेस है वो भी अप्लाई हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई रखो और इसकी जगह क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, अब जो गाउसियन सरफेस है वो ये है, ध्यान रखना। और गाउसियन सरफेस आपकी ये है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा जो भी हमारा पॉइंट है इनसाइड हम उस पे वैल्यूज रख सकते हैं, और जो हमारी वैल्यूज होगी वो क्या होगी, 4πr²। क्या होगी, 4πr²। अब इंपॉर्टेंट बात एक चीज और ध्यान रखनी थी यहाँ पे, कि यहाँ पे जो गाउसियन सरफेस है वो इसके लिए, और यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू डैश, और यहाँ एस की वैल्यू रख दो 4πr²। बस वैल्यूज पुट कर दो और क्यू डैश की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 से पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ई इक्वल्स टू एस नीचे आएगा तो क्या बचेगा, क्यू डैश अपॉन 4πr² और एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल था। ठीक है, अब क्यू डैश की वैल्यू रखो। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, अगर थर्ड इक्वेशन से वैल्यूज पुट करते हैं तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू डैश की वैल्यू रखेगा स्मॉल क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4πr²। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा, और जो बचा है उसको यहाँ पे रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आर क्यूब तो नहीं चला जाएगा, तो ये r² से यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारी जो कंडीशन जो बचते हैं वो बचते हैं ई इक्वल्स टू क्यू आर, और कैपिटल आर कहाँ चला गया, नीचे चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट 4π और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल आर क्यूब। यहाँ पे क्या बचेगा, स्मॉल आर क्यूब। अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा ई वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन 4π आर क्यूब, और भी अपन चाहें और यहाँ पे आर कैप लगा दीजिए, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहे तो स्मॉल क्यू की वैल्यू पुट कर सकते हो, ये वाली, तो आर भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें दूसरे वर्ड्स के लिए, नाउ तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ q फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन e इक्वल्स टू q की वैल्यू रखो भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब, रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर अपॉन 4/एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब कैंसिल आउट, और यहाँ से 4π से 4π कैंसिल आउट, तो बचता है e इक्वल्स टू सिग्मा 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ और कुछ नहीं बचा एप्सिलॉन नॉट के अलावा, आर क्यूब कैंसिल आउट हो चुका है, और स्मॉल आर, ये आपकी क्या बचती है। अब यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में दिया, आर क्यूब लगा देना। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 3 क्लियर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा डायग्राम बनाने के बाद, नाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर uniformly, which is spread out on whole surface. And now we consider point P inside the sphere and get electric field intensity on that point, So there is charge will be q dash and radius of Gaussian surface will be small r. So now
फॉर आर रेडियस, ये वाला लिखना है, फॉर आर रेडियस दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। क्लियर? ये सब लिखने के बाद इसका एक लास्ट जो पॉइंट है वो बचता है, वो क्या है? वो है ग्राफ का। और वो कई बार आपके आरबीएससी में पूछा गया है कि आप जो आउटसाइड ऑन द सरफेस और इनसाइड जो पॉइंट्स हैं वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हो, तो उनके लिए आप एक ग्राफ ड्रॉ करो। तो उस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, देन फिर आपका ये टॉपिक जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो उस ग्राफ के लिए अपने पास पहले तो जो तीनों पॉइंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। मैं लिखना चाहूँ तो ये कंडीशन थी हमारी 3 कंडीशंस थी यहाँ पे। पहली कंडीशन थी r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, सेकेंड कंडीशन थी हमारी r इज इक्वल टू कैपिटल R, और थर्ड कंडीशन थी हमारी r इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है, ये वाली कंडीशन तो हमारे पास अवेलेबल है, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता होनी चाहिए। देखो अपने कॉपीज के अंदर और वहां से पता करो कि वो क्या थी। वो थी आपकी रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही थी। और ये वाली कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए, ये क्या थी आपकी? ये जो कंडीशन थी आपकी वो थी रो कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब जो हमारा ग्राफ है वो किस किस में? ग्राफ बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल ई। जो ग्राफ है वो ध्यान रखना है यहाँ पे स्मॉल r और कैपिटल ई में, चाहे तो आप कैपिटल ई पहले लिख देना और स्मॉल r बाद में लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ये ग्राफ ड्रॉ किया, इस ग्राफ के अंदर ये तो हमारा e रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कर रहा है r रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले तो हम करते हैं जो कम है वो, इसका मतलब यहाँ तो r इक्वल टू क्या हो गया? 0। r के लिए बात करें, यहाँ तक हम ले लेते हैं r दिस वन, और इस पॉइंट पर हम ले लेते हैं r इज कैपिटल R, और इस पॉइंट पर हम ले लेते हैं r इज ग्रेटर देन R। देखो यहाँ अगर इस पॉइंट पे हम बात करें, ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पर अगर इसको E करें तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे E प्रोपोर्शनल किसके है? R के। प्रोपोर्शनल जब होता है तो वहां पे स्ट्रेट आता है। उसके बाद यहाँ देखो E इक्वल्स टू, यहाँ स्मॉल r अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ कॉन्स्टेंट है। तो अगर यहाँ कॉन्स्टेंट होता है तो आप कांस्टेंट होते हैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट नीचे से ऐड कर दीजिएगा। कांस्टेंट इसका मतलब यहाँ पे वो जो ग्राफ लाइन है, जो लाइन जिस कर्व को हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एकदम डाउनवर्ड आ गई, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल r है ही नहीं, इस कंडीशन में आ गया। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे इस कंडीशन में बात करें इक्वल्स टू ई होता है ये, तो यहाँ पे देखो e और r स्क्वायर मतलब e प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, और 1/r स्क्वायर के लिए हमने हमेशा ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है वो इस तरीके से होता है। तो ये तो हो गया 1/r स्क्वायर, ये हो गया ये वाला जो ग्राफ है वो ये है, ये वाला जो ग्राफ है वो ये है, और यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, चाहो तो आप लिख सकते हो e इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमेशा e होता है। ठीक है, और चाहो तो नहीं भी लिखो तो नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको क्या हो गया? ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था आज, जो हमने डिस्कस किया था वो आपको, मैं समझता हूँ कि आपको सब समझ आया होगा। अगर किसी कारणवश किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।